हेलो लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग आज देखने वाले हैं अपना आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का वन शॉट वीडियो। और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी आईपीएस एसओ के बच्चों के लिए और जुडिशरी वालों के लिए भी। ये वन शॉट रहेगा हमारा, क्योंकि हमारी ये पूरी सीरीज चल रही वन शॉट की। तो उसी में एक और वीडियो ऐड होने वाली है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, 8 टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग। और इसमें जो सेक्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज 18 होंगे, की सेक्शन होंगे 1 से 81 तक। और फोकस इसका बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा रहेगा, क्योंकि आईबीपीएस एसओ में ये मोस्टली ज्यादातर पूछा ही जाता है। क्या क्या देखने वाले हम लोग इसमें, हम लोग देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड की डेफिनेशंस, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं, कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड आर्बिट्रल अवार्ड, setting aside of arbitral award, enforcement and awards and appeals, कंसीलिएशन वगैरह, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये नोट अच्छे लग रहे हैं, पसंद आए, या फिर आपको ये रिवीजन के लिए चाहिए, तो आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और मैं लास्ट में भी वीडियो पे बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्विक रेफरेंस टेबल ले लेते हैं हम। पहले क्या है आर्बिट्रेशन, क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है वो देता है, ठीक है। और कंसिलिएशन कंसिलेटर होता है, उसमें लिटिगेशन में कोर्ट और जज होते हैं। आउटकम क्या होता है इसका, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है बाइंडिंग होता है। कंसिलिएशन में क्या होता है, ये वॉलंटरी सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और ये लिटिगेशन में जो जजमेंट होता है वो बाइंडिंग रहता है पार्टी पर। गवर्निंग प्रोविजन इसके ये है हमारे, और कंसिलिएशन में ये है, और लिटिगेशन में सीपीसी आती है। कॉन्फिडेंशियली जनरली प्राइवेट रहती है, ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहती है, मतलब प्राइवेट ही रहती है। और ये पब्लिक प्रोसीडिंग रहती है अगर लिटिगेशन की बात करते हैं तो। आर्बिट्रेशन क्या है, डिग्री की तरह मान्य होता है। कंसिलिएशन एग्रीड टर्म्स पर अवार्ड की तरह मान्य होता है, मतलब एग्रीमेंट की तरह। और लिटिगेशन डिग्री का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। क्विक रेफरेंस चार्ट हमारा लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से। तो यहाँ रेफरेंस टेबल देख लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब हम अपना मेन पॉइंट शुरू करते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में डेफिनेशन क्या है। इंडिया में डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन अवार्ड्स की इन्फोर्समेंट और कंसिलिएशन को गवर्न करता है। कौन करता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है। ये यूनिलैटरल मॉडल पे लागू होता है, मॉडल के हिसाब से लागू किया गया है। इसके की पॉइंट्स क्या है, ये 22 अगस्त 1996 को फोर्स में आया था। और इसने रिपील किया था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को, फॉरेन अवार्ड्स एक्ट 1961 को, फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961 को रिपील किया था। एक्ट के 4 पार्ट्स हैं जो देख सकते हैं, जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, फॉरेन अवार्ड्स की इन्फोर्समेंट, ये किसी काम का नहीं, हमारे हमारे काम का बस पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 कंसिलिएशन देख लेंगे, बाकी कुछ ज्यादा फालतू का देखने का जरूरत है भी नहीं हमें। तो आर्बिट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2A में है। और इसका मतलब क्या है, कोई भी आर्बिट्रेशन चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा एडमिनिस्टर किया जाए, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, इसमें इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूड होता है। आर्बिट्रेशन के बाद जो अवार्ड मिलता है उसमें इंटरिम अवार्ड भी होता है और फाइनल अवार्ड भी होता है। कोर्ट का है, कोर्ट की ये परिभाषा है, आपको पता ही, कोर्ट न्यायालय को कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो क्या है, डेफिनेशन वाला सेक्शन है, सेक्शन 2। सेक्शन 5 जुडिशियल इंटरवेंशन की लिमिट और आर्बिट्रेशन को रेफर करने की पावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर करिएगा। और इसमें डेफिनेशन में क्या, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोर्ट, पार्टी, ये सारी चीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। जुडिशियल इंटरवेंशन की लिमिट ये देखनी है कि जुडिशियल इंटरवेंशन कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। आर्बिट्रेशन को रेफर करने की पावर हमारी सिविल कोर्ट में होती है। प्रैक्टिकल रेफरेंस एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, गारंटी डीड्स हो गए, ट्रेड फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो आर्बिट्रेशन क्लाउड जरूर डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे एक चीज होती है कि लिटिगेशन से वो बच जाते हैं। जैसे कोई पार्टी है ए और बी, उन्होंने बिजनेस का एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट में एक क्लाउज ये डाल दिया जाएगा कि ये एग्रीमेंट, ये जो हमारा जो भी मैटर होगा वो इस जगह पर होगा, और आर्बिट्रेशन से सॉल्व होगा, ना कि लिटिगेशन से। तो उससे वो उनका टाइम बच जाता है।
आर्बिट्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 6 से 12 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 18 महीने। तो उससे जो सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सब चीजों से बच जाते हैं, और फीस तो देनी पड़ती है लेकिन फीस कम रहती है, इतनी ज्यादा नहीं रहती है, बट टाइम उनका बच जाता है उसमें। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, ये सेक्शन 8 रिलीवेंट जब होता है जब बोरोवर आर्बिट्रेशन क्लाउज होने के बावजूद सिविल सूट फाइल कर दे, तो क्या होता है, बैंक डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में रेफर करने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूड है इसमें, ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन भी इंक्लूड होता है। पार्टी क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टी जो होती है वो, जिन जिन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है आर्बिट्रेशन का, उसके बीच में जो पार्टी है वो। जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब न्यायालय का जो इंटरवेंशन होता है वो। इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्या है, ये जो एक्ट है यूनिसेंट्रल लॉ मॉडल लॉ पर लागू है, मॉडल लॉ के हिसाब से चलता है। सेक्शन 5 पार्ट 1 के मैटर्स में जुडिशियल इंटरवेंशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरिम अवार्ड्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 7 जो है वो बताता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। मेन मेन पॉइंट बताऊंगा लेकिन एक बार में ही समझ में आ जाएगा ऐसा बताऊंगा। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, मान लो कि ये हो गए, ये बी हो गए, ये भाई साहब इनसे एक एग्रीमेंट किया है इन्होंने बिजनेस का। अब उस बिजनेस में जो भी डिस्प्यूट होंगे, जो भी लड़ाइयाँ होंगी, बात होंगी, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए ये एक पॉइंट डाल देंगे जिसमें लिख देंगे कि आर्बिट्रेशन के थ्रू हमारा जो भी डिस्प्यूट होगा वो सॉल्व होगा। ये भी लिख देंगे कौन से जिले में होगा, मान लो कि बदायूं जिले में सॉल्व होगा, तो ये बात भी वो लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, डेफिनेट रहेगा कि हम अब आर्बिट्रेशन अवार्ड से जाएंगे, कहाँ पर हमारा सॉल्व होगा वो भी लिख दिया जाएगा। एग्रीमेंट जो है वो लिखित में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं ओरल होना चाहिए। तो ये सब चीजें एग्रीमेंट में होती हैं। और इसमें वो ये भी लिख देते हैं कि क्या कौन सा आर्बिट्रर वो अपना अपॉइंट करेंगे, अगर नहीं करेंगे अपॉइंट तो जो न्यायालय है वो उसकी मदद ले सकते हैं, या फिर वो दोनों ही मिलकर एक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या फिर वो दोनों मिलकर अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, और फिर वो जो दो आर्बिट्रेटर हैं वो मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इसका रूल एक है कि आर्बिट्रेटर की जो संख्या होगी वो ऑड होगी। ठीक है, या एक होगा या तीन होंगे या पांच होंगे या फिर सात होंगे, ऐसा नहीं होगा कि दो होंगे, दो कभी नहीं होंगे, मतलब इवन तो हो ही नहीं सकते, ऑड ही रहेंगे, ये इसका रूल है। और ये मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, लोन और फैसिलिटी एग्रीमेंट्स में क्लियर होता है, रिटर्न आर्बिट्रेशन होता है, क्लॉज होना जरूरी है ताकि वो इन्फोर्सेबल रहे। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा। ये प्रिंसिपल की ट्रिब्यूनल अपनी खुद की जुरिडिक्शन डिसाइड कर सकता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। ठीक है, सेपरेबिलिटी डॉक्ट्राइन क्या है, आर्बिट्रेशन क्लाउड में क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने पर भी सर्वाइव करता है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये स्टूडेंट्स। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटर्न में होने चाहिए। ठीक है, ओरली नहीं माना जाएगा, रिटर्न में माना जाएगा। आर्बिट्रेशन क्लाउज में कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेबल होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्लाउज जो होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट से जो होता है सेपरेबल होता है, मतलब कि अलग होता है। ट्रिब्यूनल के पास अपनी जुरिडिक्शन पर रूलिंग देने की पावर होती है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंज और कॉम्पिटेंज प्रिंसिपल। कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होती है, तो सेक्शन 10 से 15 आर्बिट्रेटर्स की नंबर में बात करती है, उनकी अपॉइंटमेंट, चैलेंज के ग्राउंड और रिप्लेसमेंट की प्रोसीजर जो होती है वो गवर्न करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्बिट्रेटर की नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर नहीं हो सकता है, ऑड नंबर रहेगा। ठीक है, या तो 16 आर्बिट्रेटर रहेगा, या तीन होंगे या पांच होंगे ऐसे। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्रोसीजर चूज करने की फ्रीडम होती है, डिफॉल्ट 3 मेंबर होते हैं मैकेनिज्म में, फेलियर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपॉइंट करता है अमेंडमेंट के स्टैट्यूटरी टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक है, चैलेंज के ग्राउंड हो सकते हैं इंडिपेंडेंस या फिर इम्पार्शियलिटी पर जस्टिफाइड डाउट, मतलब कि आप किसी भी आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड है उसको चैलेंज कब कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो बायस हो गया है, उसने दूसरे के पक्ष में जो है निर्णय दे दिया, या फिर
वो पार्शियलिटी कर रहा है, वो आपके साथ भेदभाव कर रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो आप अपील कर सकते हो। चैलेंज की प्रोसीजर क्या होती है? आप आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने की प्रोसीजर सेक्शन 13 में दी गई है, ठीक है। तो वो क्या होती है, आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल में, वहां पे आप चैलेंज करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? रिकवरी डिस्प्यूट्स के लिए यूजुअली सोल आर्बिट्रेटर होता है, जैसे रिटायर्ड जज होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फिफ्थ शेड्यूल में, इंडिपेंडेंस इंपार्शियलिटी पर जस्टिफाइड डाउट्स क्रिएट करने वाला ग्राउंड्स लिस्ट करता है, डिस्क्लोजर को गाइड करता है, वो रिलेशनशिप लिस्ट करता है जो पर्सन को आर्बिट्रेटर बनने के लिए इनएलिजिबल बताते हैं। मतलब ये है इसका, जब भी आप किसी को चैलेंज करेंगे ना कि वो आर्बिट्रेटर ने गलत किया है या फिर वो इम्पार्शियल था, तो वो आप ग्राउंड देंगे उनको, उनको लिखित में देंगे, उनकी सारी बातें बताएंगे कि वो क्यों ऐसा लगा आपको कि वो इम्पार्शियल है और वो आर्बिट्रेटर बनने के लिए लायक नहीं है, तो वो सारी चीजें आप उसको लिखकर देंगे एप्लीकेशन में। वन लाइनर क्या है? आर्बिट्रेटर की नंबर इवन नहीं हो सकती, हमने पढ़ा ही था। सेवन शेड्यूल में सर्कमस्टेंसेज हैं जो पर्सन को आर्बिट्रेटर बनने से इनएलिजिबल बनाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रख लेना स्टूडेंट्स। एक, दो और तीन, ठीक है। अपॉइंटमेंट अगर फेल हो जाता है, मान लो कि दो पार्टीज हैं जो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट, जैसे दो पार्टीज हैं, ठीक है, वो ए है बी है, उनके बीच डिस्प्यूट हुआ, वो एक आर्बिट्रेटर है, उसको अपॉइंट करना है, या फिर वो ऐसा कर नहीं पा रही, वो क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उन्हें लग रहा है कि ये भी बायस है, उन्हें लग रहा है ये भी बायस है, इसके बायस में ना हो जाए। जब इन चीजों में गड़बड़ झोल हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाते हैं। हाई कोर्ट के पास जाते हैं अगर इंडिया का मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं जब इंटरनेशनल मैटर है तो, ठीक है। तो एप्लीकेशन देते हैं, उस एप्लीकेशन के बाद में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करते हैं? हाई कोर्ट करते हैं अगर इंडियन मैटर है तो, और सुप्रीम कोर्ट कब करते हैं? जब इंटरनेशनल मैटर हो जाता है तब। तो ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंटरिम मीजर्स क्या होते हैं? इंटरिम मीजर्स होते हैं जो पहले लिए जाते हैं आर्बिट्रेशन से। इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसके क्या है? कोर्ट द्वारा इंटरिम मीजर्स आर्बिट्रेशन से पहले, उसके ड्यूरिंग या फिर पोस्ट अवार्ड इन्फोर्समेंट से पहले जो कोर्ट इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकती है, सेक्शन 9 में बोला है। वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि कुछ रकम जमा करा ली जाए, या फिर हो सकता है कोई किसी एक पार्टी के पास में किसी का गुड्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उनको रिलीज करने की बात की जाए। ये सारी चीजें क्या आती है? इसी में आ जाती है। ट्रिब्यूनल द्वारा इंटरिम मीजर्स लिए जाते हैं। प्रोसीडिंग्स के द्वारा ट्रिब्यूनल इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकता है, ठीक है। और ये इसका बैंक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बैंकिंग कंटेक्स्ट का, तो इतना मैं नहीं पढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे ये देखते हैं। इंटरिम मेजर क्या होता है? टेम्पररी प्रोटेक्टिव रिलीफ जो सब्जेक्ट मैटर एसेट्स को फाइनल रेजोल्यूशन तक प्रिजर्व करने के लिए लिया जाता है। एक तरीका का ये स्टे होता है जो कि पार्टीज को दे दिया जाता है, ताकि जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको रिजर्व करके लिया जाए, करके रख लिया जाए, ठीक है। रिसीवर क्या होता है? डिस्प्यूट जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट होता है वो रिसीवर कहलाता है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेक्शन 9 कोर्ट से इंटरिम रिलीफ होता है, सेक्शन 17 ट्रिब्यूनल से इंटरिम रिलीफ होता है, ठीक है। 2015 के बाद सेक्शन 17 के ऑर्डर सीपीसी के अंडर कोर्ट के ऑर्डर जैसे ही इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है। मतलब जो सेक्शन 17 के ऑर्डर है वो सीपीसी के ऑर्डर की तरह ही इन्फोर्सेबल होते हैं, जो कि स्टे के ऑर्डर होते हैं उस हिसाब से। और नेक्स्ट हमारा कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड आर्बिट्रल अवार्ड, तो इतना इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम देखेंगे बस। पार्टीज का इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्प्यूट के सब्सटेंस पर एप्लीकेबल रूल्स होने चाहिए। आर्बिट्रेटर अवार्ड के लिए टाइम लिमिट होती है, वो टाइम लिमिट होती है हमारी 12 महीने, जिसको 6 महीने और बढ़ा दिया जाता है, टोटल 18 महीने होती है। तो नॉर्मल कोई पूछेगा तो आपसे 12 महीने कहना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे स्टार बना लो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये एग्जाम में। और स्पेशल अगर जो है जो है टाइम बढ़ जाए
अगर मान लो कि डिले हो गया तो 6 महीने और बढ़ जाता है और 18 महीने तक टोटल हो जाता है। ठीक है। अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड का फॉर्म और कंटेंट्स क्या होते हैं, वो रिटर्न होता है, साइंड होता है, रीजन होता है, डेट प्लेस सब चीज होती है, एक तरीके के जजमेंट की तरह होता है। ठीक है। जजमेंट जो जैसे बनता है वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड का भी जो है कागज बनता है, पूरा का पूरा ऑर्डर बनता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा ये है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये हमारी डॉक्ट्राइन है, स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने के बजाय जस्टिस और फेयरनेस में डिसाइड करना होता है किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को। और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या होता है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है जो कि आर्बिट्रेशन जो मोस्टली रिटर्न प्लीडिंग्स पर बेस्ड है, अवार्ड 6 महीने में होते हैं। ठीक है। जिसमें सारी चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि रेफरेंस वगैरह नहीं होता है, या फिर कोई एक्सपर्ट एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ रिटर्न प्लीडिंग्स पर बेस्ड होते हैं, वो 6 महीने में निपटाने की कोशिश की जाती है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर ये है हमारे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं, इसीलिए जो कि डायरेक्टली सवाल इनसे आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 34 डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल अवार्ड के अगेंस्ट एक्सक्लूसिव रिकोर्स है। ठीक है। कोर्ट अवार्ड को सिर्फ स्पेसिफाइड लिमिटेड ग्राउंड्स पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशन पीरियड के अंदर सेट असाइड कर सकती है। मतलब कि अगर कोई भी अवार्ड है जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो न्यायालय में आपको एक लिमिटेड टाइम में जाना पड़ेगा, और उस टाइम के अंदर ही न्यायालय जो है उसको सेट असाइड कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती है। और एप्लीकेशन अवार्ड रिसीव करने की डेट हमारे 3 महीने के अंदर फाइल करना जरूरी होता है। और कोर्ट जो है एक फर्दर 30 दिन की डिले कंडोन कर सकती है, उससे आगे की नहीं कर सकती है। और सेटिंग असाइड क्या है, पार्टी अगर इनकैपेसिटी में है, इनवैलिड एग्रीमेंट हो गया, या आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट प्रोसीडिंग्स का प्रॉपर नोटिस नहीं मिला, या फिर उसके साथ फ्रॉड हो गया, या फिर उसको जवाब ही देने का मौका नहीं दिया, ये सारी चीजें तो सेट असाइड करवा सकता है। और बाकी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं। सेटिंग असाइड की ग्राउंड्स क्या है, कोर्ट डिटरमाइन ग्राउंड्स, जैसे कि आर्बिट्रेरिटी पब्लिक पॉलिसी लिस्ट करता है। पेटेंट इलीगलिटी हो गई तो लिमिटेशन पीरियड 3 महीने और कंडोनेशन का डिले 30 दिन होता है। मतलब हमारा टोटल हो गया 4 महीने। अगर 3 महीने निकल गए और 30 दिन वो भी निकल गए तो फिर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, पेटेंट इलीगलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसे। इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इनको याद कर लेना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं एग्जाम में। इन्फोर्समेंट एंड अवार्ड एंड अपील्स होती है, तो इन्फोर्समेंट का होता है, तो वो होता है अवार्ड की इन्फोर्समेंट। अवार्ड अनचैलेंजेबल होने पर कोर्ट की डिग्री जैसा इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है। जैसे डिग्री होती है सिविल कोर्ट में, वैसे ही इसको भी इन्फोर्स कराया जाता है। सेक्शन 34 फाइल करने से इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होता है। ठीक है। अगर किसी ने अपील कर दिया, फिर स्टे के लिए एप्लीकेशन दे दिए, तो फिर ये जो है स्टे नहीं होगा, क्योंकि सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन देते हैं ना 34 में, तो फिर इसको स्टे नहीं माना जाएगा, स्टे के लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अपीलेबल ऑर्डर्स है, इनका मतलब है नहीं हमारे पास इतना ज्यादा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये हमारे, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अनचैलेंजेबल अपहेल्ड अवार्ड सीपीसी के अंडर एग्जैक्टली कोर्ट डिग्री जैसा इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है। न्यायालय की जो डिग्री होती है वैसे ही जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड होता है वो भी वैसा ही इन्फोर्स कराया जाता है। और वही है कि सेक्शन 34 की एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो इसको ऐसा नहीं मानेगा कि स्टे हो गया है। पेंडिंग एप्लीकेशन हो सकती है सेट असाइड के लिए, लेकिन स्टे नहीं माना जाएगा। स्टे के लिए तो आपको अलग से ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ऑर्डर 39 में, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में, सीपीसी में। और सेक्शन 37 के अंडर अपील में दिए गए सारे ऑर्डर से 1 सेकंड अपील नहीं लगती है, पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी बार्ड नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे एसएलपी दायर हो सकती है अगर आप अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं तो। अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग बताओगे, कमेंट में बताना क्या है। कमेंट में ये है कि जो क्या आर्बिट्रल आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट होता है वो ओरली हो सकता है, जैसे कि एक तो रिटर्न में होता है, क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ओरली हो सकता है, ये बात आप कमेंट में बताना। और क्या वो वैलिड है ओरल एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन के लिए, ये बात आप कमेंट में बताना। ठीक है।
तो कंसीलिएशन क्या होती है हमारी, फॉरेन रिवॉर्ड्स इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस कंसीलिएशन बता दूंगा क्या है। पार्ट 3 कंसीलिएशन को गवर्न करता है एक कंसेंसुअल नॉन एडजुडिकेटरी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस जिसमें न्यूट्रल कंसीलिएटर हेल्प करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। कंसीलिएशन ये होती है कि दो पार्टी हैं, ठीक है, उनके बीच में एक व्यक्ति बैठता है जो कि इनकी बात भी सुनता है, इनकी बात भी सुनता है और इनके बीच सुलह कराता है, वो होती है कंसीलिएशन। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है भी नहीं, फॉरेन अवार्ड से हमें मतलब है नहीं, हमारे एग्जाम्स में नहीं आता है। अब हम करेंगे एमसीक्यू हमारे, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन 1996 मेनली किस पर बेस्ड है, तो वो है हमारा यूनिसेंट्रल मॉडल पर बेस्ड। एक्ट का कौन सा पार्ट कंसीलिएशन डील करता है, तो एक्ट का कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 कंसीलिएशन से डील करता है। सेक्शन 7 सब रूल 2 अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो रिटर्न में होना चाहिए, और अगर ओरल होता है तो वो कैसा होगा, ये कमेंट में बताना आप लोग, क्या वो वैलिड होगा नहीं होगा, ये चीज आपको कमेंट में बतानी है। स्टेटमेंट 1 आर्बिट्रेशन क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट होता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज मेन कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट होता है। स्टेटमेंट 2 मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने पर भी आर्बिट्रेशन क्लॉज सरवाइव कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों के दोनों पॉइंट्स। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेटर्स की नंबर कैसे होनी चाहिए, इवन नंबर नहीं हो सकती, ऑड नंबर होगी हमेशा। एक्ट का 7 शेड्यूल 2015 अमेंडमेंट से इंसर्टेड किस बारे में है, तो वह कौन आर्बिट्रेटर बनने के लिए इनएलिजिबल है उसके सर्कमस्टेंसेस के बारे में है। क्वेश्चन 7 आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले या उसके ड्यूरिंग या अवार्ड के बाद इन्फोर्समेंट से पहले कोर्ट द्वारा दिए गए इंटरिम मेजर किस सेक्शन के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं सेक्शन 9 में। प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद जो इंटरिम मेजर्स ग्रांट करता है वो किस सेक्शन के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं इंटरिम मेजर्स जो होते हैं सेक्शन 17 में आते हैं, ठीक है। और कौन सा सेक्शन पार्टीज के इक्वल ट्रीटमेंट और अपना केस प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल एम्बॉडी करता है, तो वो करता है सेक्शन 18। सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग नॉन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड यूजुअली कितने दिन टाइम में बनना चाहिए, वो बनना चाहिए हमारा 12 मंथ्स में। सेक्शन 29 बी के अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का टारगेट आर्बिट्रेशन और अवार्ड कितने समय में कंप्लीट करना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा 6 मंथ में, ठीक है। अगर फास्ट ट्रैक बोला है तो 6 मंथ, नॉर्मल बोला है तो 12 मंथ, और अगर स्पेशली बोला है तो फिर 18 मंथ। याद रखना ये तीनों चीजें डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में। सेक्शन 34 के अंडर अवार्ड सेट असाइड करने की एप्लीकेशन फाइल करने की लिमिटेशन क्या है, तो 3 महीने होती है। सफिशिएंट कॉज फॉर फर्दर 30 दिन एक्सटेंडेबल होती है। सेक्शन 34 के अंडर अवार्ड सेट असाइड करने का कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, कोर्ट आर्बिट्रेटर की फैक्ट्स एविडेंस की इंटरप्रिटेशन से डिग्री करती है, तो डिसएग्री करती है। तो सेक्शन 34 2 के अंडर पेटेंट इलीगलिटी का ग्राउंड किस पर अप्लाई होता है, तो वो होता है सिर्फ डोमेस्टिक पर। सिर्फ सेक्शन 34 एप्लीकेशन फाइल करने से क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होता, ठीक है, सेपरेट स्टे एप्लीकेशन लगानी जरूरी थी, जो मैंने अभी बताया भी था आपको। अमेंडमेंट 2021 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट को अवार्ड की इन्फोर्समेंट पर अनकंडीशनल स्टे कब ग्रांट करना मैंडेटरी है, तो कब करना मैंडेटरी है, जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड बनाने में फ्रॉड या करप्शन इंड्यूस्ड थी तब। सेक्शन 34 के अंडर चैलेंज का टाइम एक्सपायर होने के बाद या चैलेंज फेल होने के बाद अवार्ड सेक्शन 36 से किस तरह होता है, ठीक है, 36 के अंदर किस तरह एनफोर्स होता है, तो वो था सीपीसी की तरह, सीपीसी में जो डिग्री है उसकी तरह। सेक्शन 73 74 के अंडर कंसिलिएशन से रीच किया गया सेटलमेंट एग्रीमेंट किस जैसा स्टेटस और इफेक्ट रखता है, तो वो रखता है हमारा सेक्शन 30 के अंदर। तो हमारी इतनी वीडियो थी और इतने ही नोट्स थे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा एक्ट है भी नहीं, और आपको नोट्स ही कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कंप्लीट लॉ बंडल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की या फिर आईबीपीएस एसओ की। इसमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए मैंने सारी चीज़ों के लिए,
सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी बनाए हैं और 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ के लिए मैंने बनाए हैं। 20 मॉक टेस्ट मैंने बनाया है जुडिशरी के लिए। तो इन दोनों तीनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी की सारी पीडीएफ्स और सारे पूरा का पूरा बंडल, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस 399 रुपीज़ का आपको परचेज करना है। ठीक है, और इसको आप परचेज कैसे कर सकते हैं, स्कैन करके या फिर इस नंबर पर 8650072891 पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना है और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग अपनी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल लेना चाहते हैं, अपना एक डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो आप ये पीडीएफ खरीद सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।